प्लेयर फोकस के थर्ड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जीत और आज मेरे साथ है अनीक, अर्नब और हर्षित। लास्ट वीक हमने बात की थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्ड माइस्ट्रो पॉल पॉग्बा के बारे में, और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे स्ट्राइक सेंसेशन मेसन ग्रीनवुड के बारे में। बट बिफोर वी डाइव इनटू द कॉन्वर्सेशन, थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट द ट्रेंडिंग एंड द हॉट न्यूज टुडे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैनचेस्टर सिटी जो कि अगले 2 साल के लिए बैन थे यूएफए क्लब कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनका बैन आज लिफ्ट कर दिया गया है। तो इसका अब ये मतलब है कि अगले बार के चैंपियंस लीग में प्रीमियर लीग के सिर्फ टॉप 4 टीम्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि टॉप 5, जो कि आई मीन 5 टीम में से कोई 4, जो कि काफी दिनों से कुछ टीम्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ओपन क्वेश्चन था। तो वो आज सॉर्ट आउट हो गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ आप सभी का रिएक्शन इस बात को लेके, बिकॉज अक्रॉस द मैन यूनाइटेड फैन बेस बहुत ही डिफरेंट रिएक्शंस मिल रहे हैं। तो आपका रिएक्शन अगर हम जानना चाहे इन समड अप इन वन वर्ड तो क्या होगा? शुरू करते हैं आपसे, अर्नब। अनसरप्राइजिंग, क्योंकि लगा ही था यही होगा। काफी दिनों से ये खिंचता गया और जितना टाइम ज्यादा खिंचता गया, वैसे ही मुझे लगता है यूएफए और फीफा जब दो बड़ी बॉडीज क्लैश करती है तो बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल्स होते हैं। वुड रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग कि उन्होंने कुछ किया, तो आई विल कीप फेथ विद कैस एंड आई थिंक इट्स अनसरप्राइजिंग। होना ही था, दो इतनी बड़ी बॉडीज को अगर उन्होंने क्लैश करवा दिया तो ये होना था। ओके, सो लुक्स लाइक अर्नब उतने सरप्राइज नहीं थे इस डिसीजन से। हर्षित, आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार मुझे तो लगता है कि बारसा के सपने टूट गए हैं, जहाँ पे गुआर्डियोला को लग रहा था चलो फिर से बारसा जाएंगे, ऐसा होने नहीं वाला है। और सिटी को तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, उसे तो कुछ 10-15 ऊँट बेचने हैं, उसके पास पैसा आ जाएगा, तो पैसा की तो कोई कमी है और स्टिफ हो गया यार। काश सिटी चली जाती तो हमारे नॉइसी नेबर्स थोड़े से शांत हो जाते, लेकिन सिंस दैट इज नॉट हैपनिंग एनी विच वे, अगला राउंड भी हमारे लिए उतना ही कॉम्पिटिटिव रहने वाला है, सो ठीक है। ओके, सो अनीक, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपका वन वर्ड में अगर आपको सम करना हो तो क्या होगा? यार क्लब चला रहे शेख, तो कुछ हाथ से जाने तो देंगे नहीं। जरूरत पड़ेंगे तो पूरे कैश को खरीद लेंगे, कैश की बिल्डिंग खरीद लेंगे, बट यूरोपियन चैंपियनशिप, चैंपियंस लीग छोड़ना, तो as long as you have the power, you will utilize it. And I mean, हम भी होते तो हम भी यही करते हैं। अगर हम ऐसे किसी सिनेरियो में होते, we would have gone the same way, so it's okay, doesn't matter. हम ऐसे सिनेरियो में नहीं होंगे, हम काम नहीं करते। But let's come back. आप कहते हैं कि आपका one word या 2 words, it's okay, that's what you're saying? हाँ, it's okay, actually it's okay. Okay. Yeah, for me it was a bit disheartening, I would say, but ठीक है, let's move on. So anyways, आज की हमारी डिस्कशन मेसन ग्रीनवुड पे है, तो let's come back to the interesting discussion. तो Superstar. Yeah, the super. So Mason has been having a absolutely dream of a debut season with United. 16 गोल मार चुके हैं 18 साल की एज में, और बहुत सारे लोग तो उन्हें वेन रूनी के डेब्यू सीजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एंड प्रोबेबली एक्सपेक्टेशंस भी उस लेवल पे सेट कर रहे हैं। बट हर्षित, आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि मेसन को इन सब हाइप और ये सब चीजें तो अपनी जगह है, बट मेसन को खुद से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द गोल्स टैली, अगर हम बोले बाय द एंड ऑफ दिस सीजन, और ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली हिज मेन फोकस एरियाज जो कि अगले सीजन में उनका होना चाहिए उनके ओवरऑल गेम प्ले पे, नॉट जस्ट गोल्स। तो आपके हिसाब से वो क्या? यार मैंने अभी मेसन का एक कोट पढ़ा था जहाँ पे बोला था, इफ यू आर old enough to play a quality game, you're old enough to play for any quality team, and I think he is doing that pretty great. Although age wise वो काफी अभी छोटे हैं, but मुझे कहीं ना कहीं तो अपने पुराने वैन पर्सी की भी याद दिलाते हैं, and it's going to be very early to say that, but I hope कि वो डेवलपमेंट भी ऐसा हो। और ये बात से मैं बिल्कुल शाया भी नहीं करूंगा कि probably रैशफोर्ड से ज्यादा एक्सप्लोसिव हमारे कमिंग सीजन के लिए हो सकते हैं। ऑलरेडी ये सीजन उनका एक ब्रेक थ्रू सीजन रहा है जहाँ पे उन्होंने 9 गोल करे हैं, काफी अच्छा इम्पैक्ट भी रहा है। थोड़ा सा पोस्ट कोविड के टाइम पे तो डेफिनेटली, बिकॉज हमें प्रॉब्लम होती थी कि हम अपने फ्रंट 3 डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, एंड वो ग्रीनवुड के आने के बाद और जहाँ पे हमने देखा कि डैन जेम्स को हमने पहला गेम खिलाया, उसके बाद ग्रीनवुड आया, सो आई थिंक आई एम जस्ट हैप्पी कि मेरा राइट प्लान का थोड़ा सा कवर्ड है।
और वो ग्रीनवुड उसे संभाल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है ग्रीनवुड की है ये कि ना वो ऑलरेडी उसने 9 में से 7 गोल जो मारे हैं वो अपना लेफ्ट फुटेड मारे हैं और 2 राइट फुटेड है। बट इन द लास्ट गेम इटसेल्फ वी सॉ कि वो ही इज लाइक बोथ फुटेड मैन और वहां गेम प्ले बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ग्रीनवुड मेरे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। जहाँ पे जाओ फिलिक्स को 115 मिलियन देके खरीदा गया था और इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है। ये तो हमारे अकादमी ग्रेजुएट का मिरेकल है कि एक बहुत अच्छा कंपटीशन बन रहा है बाकी क्लब्स के लिए भी। एंड आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड बाय द फैक्ट दैट कि इतने कम उम्र में भी ग्रीनवुड इतना अच्छी क्वालिटी दिखा रहा है। बट आपने ये नहीं बताया हमें कि आपको क्या लगता है कि वो कितने गोल्स मार पाएंगे इस सीजन के एंड तक। यार इस सीजन में मुझे लगता है कि आने वाले हर गेम में एक गोल वो जरूर मारेंगे। So probably he is going to finish at 12, which is also pretty great in terms of EPL. ओके राइट 12 गोल्स ईपीएल के पर्सपेक्टिव से। तो अनीक आपको हर्षित ने तो ईपीएल के पर्सपेक्टिव से बताया। अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बात करें तो जैसा मैंने बोला 16 गोल्स ऑलरेडी मार चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपेक्टेशन उनके लिए खुद के लिए जस्टिफाइबल होगी और मोर ओवर नेक्स्ट सीजन के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें तो उनकी फोकस एरियाज क्या होने चाहिए? आई थिंक इसको अगर 2 टीयर में डिवाइड कर दें, पहले तो एक 20 गोल का मार्क क्रॉस कर जाए एंड देन एक 22 या 23 गोल का जो मार्क सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हम लोग किस स्टेज पे है, कौन सा मैच जीत रहे हैं, कौन सा मैच हार रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट्स पे। 22 या 23 गोल्स का एक मार्क अगर वो क्रॉस कर जाए, दैट शुड बी गुड इनफ टू गिव हिम अ बूस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन, फॉर द अपकमिंग सीजन, एंड it's a win-win situation for him as well as the club that is. Yeah, so that's 20 and then 23. Yeah, and 23 goals around, like we kind of expect that from a top tier striker, a bit more than that, but still 23-25 goals zyada hoga, but bad. Debut season mein 23 is very good that way. Is excellent, yeah. So Arnab, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सीजन में अब बचे हुए मैचेस में ओवरऑल लगता है 22 ऑट गोल्स प्रीमियर लीग में और 4 मैच में 2 गोल प्रोबेबली आई थिंक ही हैज डन हिज पार्ट। और यूरोपा में काफी थ्रेटनिंग हो सकते हैं वो, क्योंकि इस तरह की पेस और अब तो उन्होंने स्ट्रेंथ भी डेवलप कर लिया। तो पोस्ट बिफोर द लॉकडाउन एक उतना फिजिकल डेवलपमेंट था नहीं, तो जब से वो वापस आए हैं ट्रेनिंग में तो सब इसी बारे में बातें कर रहे हैं कि हाउ ही हैज पुट ऑन वेट एंड ही लुक स्ट्रॉन्गर नाउ। और आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल उन्होंने दे दिया था एस्टन विला मैच में, जब लेफ्ट बैक को उन्होंने एक बार फुल टर्न करवा दिया और बॉल कैरी कर गए। लेफ्ट बैक ने उनको ड्रैग बैक करने की कोशिश की पर कुछ कर नहीं पाए वो फिर भी रन ले लिया उन्होंने। तो अब लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड यूरोपा में, प्रीमियर लीग में फिर भी टीम्स इस तरह की फिजिकल थ्रेट को हैंडल कर सकती है, लेकिन यूरोपा में आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम कंसिडरिंग हमारा जो ड्रॉ भी आया है। तो इफ ही पुट्स इन दैट काइंड ऑफ पेस, दैट काइंड ऑफ स्पीड, तो 2 गोल पर मैच भी वो स्कोर कर सकते हैं पहले 2 एनकाउंटर्स में, टिल ही हिट्स प्रोबब्ली he has to face some bigger club in the future। तो से सविया और रोमा जो हमारे पाथवे में है, तो उस हिसाब से आई थिंक 22 गोल्स, आई थिंक वो इधर 3 उधर 3 आई थिंक इज गुड एनफ। इफ यू गेट समथिंग ऑन संडे तो दैट विल बी अ बोनस आई थिंक इन द चेल्सी गेम। तो 22-20 गोल्स अगले साल के लिए आई थिंक। अब मेसन ग्रीनवुड तो हर दिन को एंजॉय करेंगे। 18 साल की उम्र में यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं, सब उनको इतना क्रेडिट देते हैं उनके परफॉर्मेंसेस पे, और हर दिन वो टीम में सिलेक्ट हो रहे हैं कितनी बड़ी टीम के। जब वो टीम इतना, और सबसे बड़ी बात है कि जब टीम सक्सेसफुल है, जब कुछ चेज कर रही है, तब वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, मतलब। तो द करियर इज वेल एंड ट्रूली ऑन इट्स वे। तो लेकिन ओले को उनके लिए टारगेट सेट करने पड़ेंगे अगले सीजन के लिए। तो जरूरी है कि जब कंपटीशन बढ़ेगा इन ऑल लाइकलीहुड सांचो वगैरह के आने के बाद, तो उनको सही तरह के टारगेट्स दिए जाए, और ऐसा ना हो कि उनको सिर्फ कभी कभी कप्स में खिलाया जाए। तो आई होप कि उनको फेयर चांस मिले। आई फिंगर क्रॉस रखता हूँ कि उनको फेयर चांस मिले। आई हैव कंप्लीट फेथ कि अगर उनको फेयर चांस मिलेगा तो अगले ही सीजन में वो रेगुलर बन जाएंगे। तो उनका टारगेट वही होना चाहिए कि अगले सीजन, मेरे हिसाब से, मैं गोल्स की बात बाद में करूंगा, बट मेरे हिसाब से मेन पॉइंट होगा कि अगले सीजन वो सारे पूरी लीग्स मिला, सारे कॉम्पिटिशंस मिला के एटलीस्ट 30 स्टार्ट्स करें, क्योंकि इस सीजन उनको स्टार्ट ज्यादा नहीं मिले। तो 30 स्टार्ट्स वुड बी अ ग्रेट वे टू गो अहेड। और वो 30 स्टार्ट्स करेंगे और
ठीक ठाक भी खेलेंगे तो 15-16 गोल तो मिनिमम है, मार देंगे। दैट इज फाइन। मतलब उससे ज्यादा मैं चाहता नहीं हूँ, वो कर गए तो बोनस। एक्चुअली देखा जाए तो 30 स्टार्स में मेरे ख्याल से 15-16 गोल से ज्यादा मार सकते हैं, बिकॉज अभी हम 22-23 गोल्स की बात कर रहे हैं। और लेकिन आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि एज ए यंगस्टर हम उनपे ज्यादा ऐसा ना सोचे कि सब कुछ वही करके देंगे, क्योंकि अब पहला सीजन देखिए काफी लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है कभी कभी प्रीमियर लीग में, स्पेशली वो जो इंग्लिश फुटबॉल से ही ऊपर आए हैं। तो लेकिन सेकंड सीजन में समझ आएगा जब लोग और फिजिकल हो जाएंगे एंड ही विल स्टार्ट गेटिंग द किक्स बेसिकली, जो रोनाल्डो ने फेस किया था अपने टाइम में भी। बहुत बातें करनी पड़ती है ड्रिबल करने के लिए, तो उन लातों जो ड्रिबल करता है वही प्लेयर है, तो पता चलेगा ग्रीनवुड के बारे में भी अब। और लेकिन जितना पॉपुलर होते जाएंगे उतना 15-16 इज अ फेयर टारगेट 30 मैच। अनिक आप कुछ बोल। हाँ, अभी माय पॉइंट वाज जितना पॉपुलर होते जाएंगे और जितनी उनके बारे में बात होगी उतने डिफेंडर्स, एग्रेसिव डिफेंडर्स को अट्रैक्ट भी करेंगे वो। तो इसलिए द नेक्स्ट सीजन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, बिकॉज टैकल मिलेंगे, पड़ेंगे उनको। फायदा है कि समर छोटा है फिर से, तो टीम ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा हाँ, उनको टाइम वर्कआउट करने का, एक फ्लो में ही हो जाएगा। तो हो सकता है शुरू फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन फिर से मेसन इसी तरह से परफॉर्म कर जाए, लेकिन कभी ना कभी सेकंड हाफ ऑफ द सीजन की बिगिनिंग में, क्योंकि देखिए लीग तो टाइट हो रही है अब, मतलब नेक्स्ट सीजन में इस सीजन की तरह लीग नहीं होगी, वो टाइट लीग होगी थोड़ी। लिवरपूल भी नीचे आएंगे, सिटी अब पैसे खर्च कर सकते हैं तो सिटी भी खर्च करेंगे, चेल्सी तो ऑलरेडी खर्च कर रही है, हम भी हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ टाइट वन नेक्स्ट And as they said कि the second season is probably the biggest season किसी भी बड़े रन में। आप फर्स्ट सीजन तो डेफिनेटली लगता है कि प्रॉब्ली बहुत बड़े हिट होंगे, बट सेकंड सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट कुछ अच्छी पॉइंट्स आपने भी बोली कि जैसे फिजिकल एस्पेक्ट्स हो गया उनके गेम का, हेडिंग एबिलिटी उनकी इज समथिंग जो प्रॉब्ली उन्होंने खुद भी बोला है कि ही वांट्स टू, ही इज लुकिंग टू इंप्रूव इट एंड दैट कैन बाय हिम गुड अमाउंट ऑफ गोल्स एक पूरे सीजन में। बट हर्षित की एक बात मुझे अच्छी लगी कि हम बात करते हैं सैंचो के बारे में और बड़े डील्स के बारे में, बट मेसन इज अ होम ग्रोन प्रोडक्ट, राइट? यूथ एकेडमी का प्रोडक्ट है, एंड दैट गिव्स हिम अनदर एज बिकॉज वो मैन यूनाइटेड से बहुत पहले से एसोसिएटेड है। तो अगर यूथ एकेडमी की बात करें तो डेफिनेटली वी ऑल नो एंड अग्री कि यूथ एकेडमी हैज प्लेड अ मैसिव पार्ट इन यूनाइटेड्स हिस्ट्री। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स निकल के आए हैं हमारे यूथ एकेडमी से जिन्होंने ना सिर्फ यूनाइटेड के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द इयर्स, बट अक्रॉस द ग्लोब मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम रोशन किया। आप पॉल स्कोल्स की बात कर ले, रायन गिग्स, डेविड बेकहम और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स। अगर हम मेसन की भी डेवलपमेंट को थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करें तो ऐसा लगता है कि शायद पोटेंशियली उनके पास भी ये एबिलिटी है कि फ्यूचर में बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं एंड इंटरनेशनली बहुत नाम कमा सकते हैं, एंड और ऑब्वियसली यूनाइटेड के साथ तो हम सब होप करते हैं। तो हर्षित, आपको क्या लगता है कि यूथ एकेडमी और यूथ सिस्टम का क्या रोल रहा है मेसन की डेवलपमेंट में? या डेफिनेटली यार, मैं गेस कि मेसन अपने घर का लौंडा है और यूथ एकेडमी से नर्चर्ड है और वहां से एक बहुत अच्छा पुश मिला। अब क्या है ना कि अगर यूनाइटेड की यूथ एकेडमी से ये प्लेयर बन रहा है तो इनको पता है कि क्लब की एक्सपेक्टेशंस क्या है तुम्हारे से, एंड आई थिंक दैट हैज वर्कड आउट रियली वेल फॉर मेसन ग्रीनवुड एंड कपल ऑफ अदर प्लेयर्स आल्सो जो इतना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं खुल पाए, बी इट एंजल गोमेज, राइट, ब्रैंडन विलियम्स को काफी ज्यादा चांस मिल रहा है, टॉमिनी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये सब प्रिंसिपल इसलिए हो रहा है क्योंकि ओले ने खुद ही फर्गी के टाइम पे तब खेला था जब एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया जा रहा है, जैसे आपने बेकम के बारे में बताया, के बारे में बताया। तो ओले को पता है कि यार यूथ अकादमी से अगर प्लेयर्स को बनाया जाए तो वहां से एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये रहती है कि वो ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से कम्पीट कर पा रहे हैं। ये क्योंकि उन्हें ये टाइम मिला थोड़ा सा कोरोना का, उन्होंने टीम में इन्वेस्ट किया एंड नाउ आवर प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली कम्पीटिंग एट द टॉप लेवल, राइट। अगर हम दूसरे प्लेयर्स की बात करें तो जैसे फिल फोर्डन है जो सिटी के लिए बहुत अच्छे फोर्स है, एक मार्टिनेली है जो आर्सेनल के लिए बहुत अच्छा है, एंड दीज गाइज आर डूइंग समथिंग दैट प्रोबब्ली आवर यूथ प्रोडक्ट इज आल्सो प्रीटी मच ग्रेटर। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ग्रीनवुड हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, जैसे मैंने फिलिक्स की बात भी करी थी और मैं फिर ग्रीनवुड की बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन स्टैट्स का 0.33 गोल्स पर गेम, राइट, व्हिच इज एब्सोल्युटली अ ब्रिलियंट स्टार्ट। नंबर ऑफ ड्रिबल्स उनके सबसे कम है इन कंपैरिजन विद ईपीएल चांसेस कन्वर्टेड, एंड दैट गिव्स हिम अ एज। और राइट फुटेड है, लेफ्ट फुटेड है, और ग्लोबल लेवल पे देखा जाए यार तो
18 साल की उम्र में आके अगर उन्हें यूरोप का खेलने का मौका और अगले साल तो डेफिनेटली चैंपियंस लीग खेलने का मौका मिलेगा। ये ऐसी चीजें क्वालिटी है जो हर एक अपकमिंग प्लेयर एक्सपेक्ट करता है अपने प्लेइंग करियर में, और ग्रीनवुड को ये बहुत नेसेंट स्टेज पे अभी मिल रहा है। तो आई थिंक इस मौके का फायदा उठाना चाहिए एंड ही शुड एब्सोल्युटली एंजॉय दिस मोमेंट राइट नाउ। राइट। अनिक, आप क्या बोलते हैं? यूथ एकेडमी, डेफिनेटली हमारे बहुत सारे व्यूज होंगे यूथ एकेडमी और मेसन के एसोसिएशन से। आपको क्या लगता है, क्या रोल प्ले किया एकेडमी ने? जब ये मेरे पर्सनल फीलिंग है एंड पॉइंट भी है कि इन अ वे जब यूथ एकेडमी से जब आपके अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं एंड व्हेन द सिस्टम इज वर्किंग होलिस्टिकली, इट गिव्स एन इमेंस प्लेजर. मतलब आई कैन आल्सो बार्गेन इन द सेंस दैट few trophyless seasons, but a good youth system, continuous good youth development system in the academy, in the club rather, is the best thing which can happen to a big club. We cannot always rely on the market because transfer market is very expensive proposition these days. You tend to save millions if even two youth players out of a group of 10 or 12 come up to the ranks and play at the level which we want in the first team. So definitely this youth system and the youth policy is working for us right now, and I hope this continues. And there is a proper man in charge, as a proper person in charge rather, who drives and keeps the system going. There should not be a break in transition. Yeah, definitely. I mean, I would very much agree with the fact कि जो प्लेजर और मजा हमारे खुद के नर्चर्ड यूथ प्लेयर्स एकेडमी से जब आके फर्स्ट टीम में परफॉर्म करते हैं और एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं, वो ट्रांसफर मार्केट और बाकी चीजों से नहीं Also, आता। one more thing was one more thing was that जो यूथ एकेडमी से फर्स्ट टीम में आते हैं, उनका पैशन फॉर द क्लब इज डिफरेंट ऑल टुगेदर. Rather than that's probably the major. Exactly, and that will give you a boost on key matches where they understand the crowd, they understand what the club is all about, because it's home for them in a way. Yeah, they understand the jersey. अर्नब, आप कुछ बोलने वाले थे? तो 2017-18 में आई थिंक एक ही सीजन खेला है ग्रीनवुड ने प्रॉपर अंडर 18 टीम के लिए भी. उससे पहले 6 साल की उम्र से शायद क्लब में है. तो 2017-18 के सीजन में उन्होंने 21 स्टार्ट में 17 गोल मारे थे. तो वो भी एक अच्छा स्टार्ट रहा, लेकिन अंडर 21 कभी खेलने का मौका नहीं मिला उन्हें, क्योंकि उसके बाद ही अगले साल ही मोरिनियो ने उनको फर्स्ट टीम के साथ प्रैक्टिस में बुलाया था, और उसके बाद जब से ओले आए तो उनको 3 चांसेस मिले. तो इफेक्टिवली स्पीकिंग ये ग्रीनवुड का डेब्यू सीजन नहीं है. उन्होंने अपना डेब्यू पिछले सीजन किया था फर्स्ट टीम के लिए. 3 अपीयरेंसेस थे उनके उसमें, और एक आई थिंक कप में भी था. तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग. देखिए, एक तो प्रोसेस होता है जिसमें आप अंडर 18 खेलते हैं, अंडर 21 खेलते हैं, रिजर्व टीम खेलते आते हैं, तो उसमें से भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर आते हैं. क्योंकि अगर आप देखें तो अंडर 23 आई थिंक ब्रैंडन विलियम्स खेल रहे थे और वहां से आए. तो आई एब्सोल्युटली लव व्हाट आई सी ऑफ ब्रैंडन विलियम्स. मुझे बहुत पसंद है वो. उनकी पूरी एटीट्यूड ही परफेक्ट लगती है मुझे. तो उस तरह के प्लेयर को इतना लंबा रूट लेके आना पड़ा है, जबकि यही राइट रूट है शायद. और ग्रीनवुड को सोचिए 18 के बाद अगर सीधा फर्स्ट टीम में बुला लिया गया है, तो किस लेवल का उनका टैलेंट किस तरह से देखा जा रहा है उनको. और आई थिंक पिछले एक हफ्ते ये खबर भी थी न्यूज में काफी कि यूनाइटेड मैनेजमेंट हैज सडनली रियलाइज्ड दैट यू कैन एक्चुअली स्पीक हाईली ऑफ ग्रीनवुड इन पब्लिक. तो देयर वाज अ वेरी बिग एफर्ट बीइंग पुट टू कीप ग्रीनवुड अवे फ्रॉम द मीडिया आई, सो दैट ही डजंट गेट कैरिड अवे, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए उनके गेम पे. लेकिन पिछले एक हफ्ते 10 दिन में वो खुद यूनाइटेड को समझ में आया कि नहीं, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है. वो आप जितना भी उनको जैसा भी बोले वो उसी तरह से परफॉर्म करते हैं. तो ये तो बताता है कि वो इस उम्र में 18 साल की उम्र में एक प्रोफेशनल है. तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक एकेडमी दे सकती है, एक प्रॉपर जो वो आपको वो माइंडसेट में लेके आ रहे हैं कि आप 15 साल की उम्र से ये सोच रहे कि आपको कैसे प्रेशर में डिलीवर करना है. तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कैरिड अवे नहीं हो रहे हैं. बेसिक प्रिंसिपल्स आपको सिखा दिया है. और जिस तरह से अभी टीम में बहुत एक अच्छी बात है कि पॉल पोग्बा है, अनफॉर्चुनेटली लिंगार्ड और परेरा को फेलियर कैटेगरी में मूव कर दिया गया है उनके परफॉर्मेंसेस की वजह से, लेकिन ये तीनों एक ही बंच के थे. तो वो बंच ट्रेंड था ओले गनर सोल्शार के अंडर इन यूथ, और वो एक एक्स यूनाइटेड प्लेयर है. उसी तरह से ये जो बंच है ग्रीनवुड
ब्रैंडन विलियम्स, अब शायद गार्नर और लैड, तो दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय निकी बट, तो दैट्स अगेन वन ऑफ दैट गोल्डन जनरेशन. तो ये जो लिंक है बिटवीन द सीनियर टीम एंड द जूनियर टीम, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं तो दिस इज रिप्लेसेबल. ये आई डोंट थिंक सो कि आप, यही कल्चर है, इसी कल्चर की बात होती है जो मैनेजर सेट करता है, तो यही वो है. तो इस तरह से मुझे लगता है बहुत सारे और प्लेयर आएंगे. तो आई होप, जब ब्रैंडन विलियम्स को मौका मिला था तो ईथन लैड इंजर्ड थे, तो अगर अब लकी था ब्रैंडन विलियम्स के लिए, लेकिन अब शायद लैड भी आए, तो ये, और वो भी शायद इतनी आसानी से ब्लेंड इन करेंगे. तो एकेडमी का रोल तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा वास्ट है इसमें, और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस भी है. आई थिंक ये चलता ही रहेगा. अगर आप ये कल्चर चलाते रहोगे तो ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं. मैंने एक सक्सेसफुल यूनाइटेड यूथ एकेडमी के प्रोडक्ट के एक इंटरव्यू पे उन्होंने बोला था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की यूथ एकेडमी ऑफ कोर्स आपको फुटबॉलिंग स्किल्स और वो सब चीजें तो सिखाती है, बट उससे भी ज्यादा दे इंस्टिल दैट विनिंग मेंटालिटी, right? And even more importantly, the point ki they make you good and good human being, good personalities. तो वो उस part of the वो part भी cultivate करते हैं, and that ultimately brings on a legend, I mean a legendary player, because not just skills, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैटर करती है. तो डेफिनेटली यूथ एकेडमी मेरे हिसाब से भी, एंड आई वुड से कि मेसन प्रोबेबली इट वुड बी सेफ टू से, एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि हाल ही में सबसे सक्सेसफुल यूथ एकेडमी के ग्रेजुएट रहे हैं. तो बट अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि मुझे लगता है कि यूनाइटेड फैन बेस को बहुत एंथुजियास्टिक करती है, बहुत ही बजिंग टॉपिक है. वो ये कि बहुत सारी बातें हो रही है कि मेसन ग्रीनवुड की मेन पोजीशन क्या है. हमने देखा कि यूथ एकेडमी की अगर बात करें तो एज अ सेंटर फॉरवर्ड बहुत मेजर टाइम उन्होंने खेला है, और उसके अलावा वाइड फॉरवर्ड बोथ साइड्स, लेफ्ट राइट दोनों साइड से खेला है उन्होंने, गोल्स भी स्कोर किए हैं. ओले का सिस्टम अगर देखें तो ओले को ज्यादा पसंद है उन्हें राइट विंग या राइट फॉरवर्ड पोजीशन बोले वहां से डिप्लॉय करना. तो अनीक, आपको क्या लगता है कि कौन सी पोजीशन मेसन ग्रीनवुड के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है और क्यों? I think जो current system चल रहा है, that would be for this upcoming season, maybe that is the best way to go ahead. Of course, the team scenario changes transfer market के हिसाब से, कौन-कौन आता है और कौन-कौन निकल रहा है उसके हिसाब से भी काफी अदल-बदल होगा. हमें टीम फॉर्मेशन में चेंज हो सकता है, नॉट फॉर्मेशन बट प्लेयर्स कहाँ स्विच हो रहे हैं उसमें चेंज हो सकता है. बट बिकॉज ही कैन प्ले विथ हिज बोथ हिज फीट, एंड अगर विंग पे खेले, राइट पे खेले मोस्टली, एंड मे बी स्विच ओवर विथ लेफ्ट. बट द प्रॉब्लम इज कि रैशफोर्ड को हर समय राइट पे ही जाना, सॉरी लेफ्ट पे जाना ही अच्छा लगता है, तो वो स्विच ओवर शायद उतना हो नहीं रहा है एज ऑफ नाउ. बट अगर स्विच ओवर हो सके, इट वुड बी वेरी इफेक्टिव, बिकॉज देन ही हैज द एबिलिटी टू ईदर कट इन और मूव आउट, डिपेंडिंग कि डिफेंडर का वीकनेस किस साइड है, एंड उस मोमेंट में विद पेस और विद फिजिकल एबिलिटी किसको कहाँ बीट कर पा रहे हैं. तो ही हैज मोर ऑप्शंस ओपन इन दैट सेंस. तो या आई मीन वाइड पोजीशन तो डेफिनेटली हमने देखा है कि बहुत ही इफेक्टिव हो रही है. अभी हर्षित, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे हिसाब से क्योंकि ये वाला अभी सिस्टम अच्छा लग रहा है मेसन को, और राइट फ्लैंक से आके लेफ्ट फुटेड कर्लर शॉट जो हम इतने ज्यादा मोस्ट ओकेजनली देखते हैं, वो समझ भी आ रहा है. अभी ज्यादा प्लेयर्स को पता भी नहीं है इसको कैसे परसीव करें, क्योंकि उनके अंदर ये बहुत अच्छा स्किल है. वो राइट फुटेड भी है, थोड़ा बहुत हमने लास्ट गेम में देखा, और लेफ्ट फुटेड उनकी मेन क्वालिटी है. 7 गोल उन्होंने लेफ्ट फुट से मांगे हैं. तो आई वांट हिम टू कंटिन्यू ऑन द राइट फ्लैंक. सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि उनके साथ में डैन जेम्स है, और जो प्लेयर उस पोजीशन पे होता है वो ज्यादा डिफाइन करता है. बिकॉज हमने कभी इससे पहले देखा नहीं था कि मार्शियल एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे हो, राइट? रैशफोर्ड सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे, मार्शियल लेफ्ट फ्लैंक पे होते थे, बट इस टाइम पे वुले ने थोड़ा सा अपना सिस्टम बदला, एंड आई थिंक दिस इज वेरी नेचुरल. कभी कभी रैशफोर्ड राइट में आते हैं, मेसन मैंने देखा अपने वो लेफ्ट से अटैक करते हैं, और टीम में ये एक पोजीशन और एक ये सिस्टम बना रहता है. बट इफ यू स्पेसिफिकली आस्क मी कि आप पोजीशन पे देखना चाहोगे, then I would really want to see him play more centrally as a central forward, because उनके अंदर ये स्किल है लेफ्ट से मारने का भी, राइट से मारने का भी. बट फॉर द नेक्स्ट 3 games I want him to continue with the right flank और लेफ्ट फुटेड कर्लर शॉट मार के हमें कम से कम अगले 9 पॉइंट तो दिलाए देना है. राइट. अर्नब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो मैं हमेशा से, आई थिंक मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो मैं बिलीव करता हूँ कि ये डिसीजंस ना बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, लेकिन
अब सबसे पहली चीज जो किसी भी क्लब के मैनेजर को ध्यान देनी चाहिए मेरे हिसाब से, जब आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट हो आपकी टीम में जो कि वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल का है या वर्ल्ड क्लास का है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है एज अ मैनेजर, एज अ क्लब मैनेजर, कि उस प्लेयर के इंटरनेशनल पोजीशन को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस आई थिंक अभी यूनाइटेड में हर वो प्लेयर उसी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है जिस पोजीशन में उसका एक रियलिस्टिक चांस है कि वो खेलेगा अपने क्लब के लिए, नेशन के लिए। आप अगर देखें तो हैरी केन इंग्लैंड के लिए फिक्स है, वो हिलेंगे नहीं। 27 के होने वाले हैं वो, और या हो गए आई एस, होने वाले। तो हैरी केन अगर सेंटर फॉरवर्ड खेलने वाले हैं तो कम से कम 4-5 तो कहीं नहीं जा रहे। तो आई डोंट थिंक कि कोई मतलब है कि आप ग्रीनवुड को जबरदस्ती सेंटर फॉरवर्ड बनाए। तो और उसीलिए रैशफोर्ड भी लेफ्ट विंग से खेलते हैं और ग्रीनवुड भी राइट विंग से खेलते हैं। तो ये दोनों जेन्युइन पोजीशंस है जो वो पिक कर सकते हैं अपनी नेशनल टीम्स के लिए। और इसी तरह से जैसे मार्शियल को जरूरत पड़ती है, वो फ्रेंच में नंबर 9 सील कर सकते हैं क्योंकि वो नंबर 9 ओपन है। आप एम्बापे को वो नहीं ले जा पाएंगे। वो इसी तरफ हो सकता है कि डेम्बेले खेले तो उसको रिप्लेस करना भी मुश्किल है, बट जीरू को रिप्लेस कर सकते हैं। पॉगबा डीप से खेलेंगे क्योंकि वो पॉगबा का पोजीशन है। तो ये सब चीजें आपको एज अ मैनेजर देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि प्लेयर को क्या चाहिए, और आप उसको उतने मैचेस उस पोजीशन में खिलाइए, फिर वो अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए पिक होगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रीनवुड के केस में। और दूसरे की आपके वही जो पैट्रिस एवरा ने कहा था आई थिंक पोस्ट मैच, तो वो एकदम परफेक्ट था कि जब व्हेन आई वाज 18 ईयर ओल्ड, इफ यूनाइटेड वुड हैव आस्क्ड मी टू क्लीन द टॉयलेट आई वुड हैव डन दैट। तो वही है, अगर वो आपसे उनसे कहते हैं कि आप राइट बैक खेलिए तो ग्रीनवुड को खेलना चाहिए खुशी खुशी, क्योंकि इस उम्र में अपने प्रेफरेंसेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है गुंडूजी बनने की। फर्स्ट डिवीजन में खेलेंगे फ्रांस की, तो बेहतर है कि आप उस पोजीशन के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए जो आपको दिया जा रहा है। और आई थिंक आज मॉडर्न डे फुटबॉल भी इतना अलग हो गया कि राइट विंगर्स ज्यादा गोल स्कोर करते हैं। तो अब वो अगर विंग से घुस के वो कर सकते हैं, क्रॉसिंग थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी राइट टीम पे खेलने के लिए। और वो अच्छा ही है ग्रीनवुड के लिए, उसकी गेम में अगर क्रॉसिंग आ जाए, राइट फुट का यूज अगर क्रॉसेस के लिए भी करने लगे वो, तो एक बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा। और आई थिंक वो एक चीज पे और वो वर्क करेंगे अगले सीजन के लिए। तो आई थिंक लेट्स गो विथ राइट विंग राइट नाउ। फॉरवर्ड खेलने के लिए मार्शल रैशफोर्ड दोनों अच्छे हैं। आई थिंक सेंट्रली खेलने के लिए अगर मार्शल अवेलेबल नहीं है, रैशफोर्ड खेल सकते हैं, और इगालत को है ही फॉर स्मॉल जस्ट रिलेटिवली स्मॉलर मैचेस। तो उस तरह से और वैसे मैंने मेसन को कुछ बहुत ही 3-4 बहुत ही अच्छे क्रॉसेस डालते हुए देखा है लेफ्ट फुट से, ऑल्दो राइट फुट से तो अभी नहीं देखा है। तो वो कट बैक करके अगर लेफ्ट फुट से भी डाल दे तो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं। तो या बट अब so this brings us to the next discussion which is कि so अब जैसे आपकी बातों से तो डेफिनेटली ये एस्टैब्लिश होता है कि मोर और लेस इट्स बेटर कि अभी हम राइट विंग से मेसन को ज्यादा चांसेस दें, ऑल्दो ही हैज द एबिलिटी टू प्ले सेंट्रल। तो अगर अब हम अपना फ्रंट थ्री देखें तो उससे पहले थोड़ा अगर पीछे जाते हैं, अगर हम अपने पोस्ट लॉकडाउन परफॉर्मेंसेस हटा देते हैं और लॉकडाउन के पहले के भी कुछ 2-4 परफॉर्मेंसेस ब्रूनो के आने के बाद के, तो वी वर रियली स्ट्रगलिंग फॉर गोल्स। बट अब अगर हम देखें तो ये मेसन, मार्शियल और रैशफोर्ड का जो फ्रंट थ्री है दैट लुक्स टू बी वर्किंग रियली वेल। एंड जो हमने अभी डिस्कस किया प्रॉब्ली वो इंटरचेंजेबिलिटी, वर्सेटिलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो हर्षित आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से वो एट्रीब्यूट्स है इन तीनों में जिसकी वजह से ये बहुत इजीली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं एंड इट्स वर्किंग आउट रियली वेल फॉर अस? जवान खून है, एक 18 साल का है, एक 20 साल का, एक शायद 23 साल के है मार्शल हमारे। और तीनों ने काफी ज्यादा टाइम, मार्शल और राशफोर्ड ने तो बहुत ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है। एंड ग्रीनवुड को राशफोर्ड वाला समझ आ रहा है कि कितनी इज्जत मिलती है इतनी परफॉर्म हाईली फॉर अ क्लब लाइक यूनाइटेड। आई गेस दैट इज व्हाट्स रियली वर्किंग आउट फॉर ऑल थ्री। इन तीनों में बहुत अच्छे स्पार्क है, हम तीनों को पता है तीनों की क्वालिटी कितनी अच्छी है। आई स्पीक हाईली ऑफ मार्शल बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटीज है, even to become a player like Henry in the coming time, right? Greenwood और राशफोर्ड ऑफ कोर्स अपने इंग्लैंड के नए जनरेशन में, अगर इंग्लैंड की बात भी करें जैसे अर्नब ने, तो शायद सांचो को राइट फ्लैंक में मौका मिला और ग्रीनवुड को सब बेंच पे रखा जाएगा, कभी मौका मिले तो शायद खिलाया जाएगा, which is also pretty great considering कितने सारे ऑप्शंस हैं। उन्होंने भी बताया जैसे वार्डी है और हैरी केन की पोजीशन के लिए तो वो कभी चैलेंज कर ही नहीं सकते। सो आई गेस फॉर ऑल द थ्री गाइस, मार्शल, राशफोर्ड और अपना ग्रीनवुड,
हमारे पास 3 यही ऑप्शन है अभी। इगालो को इतना गेम टाइम दे नहीं सकते। अगर हम कुछ साइनिंग ले लेते हैं कमिंग राउंड में, अगर हम सांचो को ले आते हैं, तब हमें जरूर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एंड बाय द टाइम हमारे एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है, आई डोंट थिंक हमें इस एक्सपेरिमेंट को बदलना चाहिए। हर कोई लिवरपूल की फ्रंट थ्री की बात करता है, राइट? और वो इसलिए था क्योंकि वीक बाय वीक विदाउट गेटिंग इंजर्ड उन्होंने अपनी बेस्ट स्पोर्ट खिलाई, फ्रंट थ्री खिलाई, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनी। एंड वी हैव सीन दैट कि अगर कोई आंख बंद करके भी क्रॉस डालेगा तो तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा प्लेयर कहाँ पे खड़ा होगा, राइट? और ऐसी चीजें पॉसिबल है जो राशफोर्ड और मार्शल की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है। मैं चाहता हूँ ग्रीनवुड के साथ वो बने, एंड इट्स गोना बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। अर्नब, हर्षित के हिसाब से तो जो वो यूथ फैक्टर है, वो एक्स फैक्टर, बहुत यंग है सारे, वो एक मेजर फैक्टर, मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। बट आपको क्या लगता है, थोड़ा अगर टेक्निकल एबिलिटीज के बारे में बात करें या ऑन द पिच, तो क्या वो कौन से एट्रीब्यूट्स है जिनके कारण ये इतना अच्छा डेवलप हो रहा है ये फ्रंट थ्री? तो सबसे इन तीनों में से जो अपना पोजीशन एक्चुअली में सीख रहा है वो मार्शल ही है। तो वो अभी भी उस फेज में है कि वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कब उन्हें बॉक्स में कितना जाना है, कब उन्हें नीचे आना है। तो वो थोड़ा सा आई थिंक यूनाइटेड और लिवरपूल के टीम में यही डिफरेंस है कि लिवरपूल के ऐसा है कि जो दो विंगर्स हैं वो इतनी, उनको अपनी डिफेंस और अपनी मिडफील्ड पे इतना भरोसा है अब कि उनके दोनों जो विंगर्स है वो सिर्फ फॉरवर्ड्स ही है, वो फॉल बैक नहीं करते हैं, और ना भी करे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए फर्मिनो फॉल बैक करते हैं। तो बट मैं फिर भी कहूंगा कि लिवरपूल की फ्रंट थ्री नहीं है, फ्रंट टू है। मिडफील्डर है वो कोई फॉरवर्ड नहीं है, और ना उनके नंबर्स है फॉरवर्ड के। उसी तरह से यूनाइटेड एक फ्रंट थ्री नहीं है, फ्रंट फोर है। तो क्योंकि ब्रूनो के नंबर्स अनबिलीवेबल है, मतलब he gives you numbers of a number 9, एंड ये अगले सीजन देखिएगा बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाएगा जब वो सीजन में 25 गोल मारेंगे। और ये हो सकता है और ये होगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि वो उनका पास्ट रिकॉर्ड बताता है। ये उनके लिए बहुत नेचुरल है गोल स्कोर करना। तो वो गोल करेंगे, उनको गोल आप नहीं रोक सकते उनके। तो वो ये फ्रंट फोर है यूनाइटेड का, और इन फ्रंट फोर के लिए सबसे बड़ा जो गिफ्ट है ना, वो है पॉल पॉगबा, क्योंकि ये इन तीनों को कहीं से भी ढूंढ सकता है, आगे के तीनों को और चौथे को भी, मतलब वो चौथा भी बॉक्स में घुसे। तो इन तीनों की स्ट्रेंथ में से रैशफोर्ड और ग्रीनवुड जो फॉल बैक कर रहे हैं ना, ये चीज अनबिलीवेबल है। जितना उनमें जो वो एबिलिटी है कि वो बिल्कुल पीछे आके फुल बैक्स को सपोर्ट भी करते हैं, और उसी टाइम पे वो दूसरे साइड पे पिच पे उतने ही थ्रेटनिंग है। तो ये होने के साथ मार्शल को वो इतनी फ्रीडम देते हैं कि वो उसी हाफ में रहे, वो बॉक्स में ही रहे ओपोनेंट के। मार्शल को वो मेंटल अब लेना पड़ेगा, क्योंकि और ब्रूनो और मार्शल हमें और ज्यादा बॉक्स में ही दिखेंगे, ओपोनेंट के हाफ में, ओपोनेंट के फाइनल थर्ड में दिखेंगे। तो और ये दोनों ट्रैक बैक भी करेंगे और आगे भी भागेंगे, क्योंकि ये दोनों भागना चाहते हैं बॉल लेके। ये दोनों की यही क्वालिटी की दे वांट टू रन विद द बॉल। तो ग्रीनवुड इज अ वंडरफुल रनर विद द बॉल, रैशफोर्ड इज अ वेरी गुड रनर विद द बॉल। आई थिंक ही नीड्स टू गेट बेटर, वरना दैट इज वेयर आई सी सैंचो कमिंग इन। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी सिमिलर। सांचो भी बॉल लेके कैरी करेंगे और ग्रीनवुड भी बॉल कैरी करेंगे। तो अब मार्शल को अपने मतलब मजे लूटने हैं, ही हैज टू हैव द हनीमून। अब हनीमून तभी हो सकता है जब बंदा भी कुछ करे। तो मार्शल को कुछ करना पड़ेगा आगे। तो आई होप दैट वो तो बिल्कुल है ही, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आई थिंक अनीक ने भी ये पॉइंट बोला ही था कि वो इंटरचेंजेबिलिटी उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, कि वो तीनों पोजीशन जाना राइट। आई नो कि कोई स्टार्ट नहीं करना चाहता इन तीनों में से, लेकिन दे आर नॉट टू सैड गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड। जैसे मार्शल स्कोर्ड एट सिटी फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द बॉक्स, तो एंड इट वाज अ वेरी गुड गोल, लो स्ट्राइक था। तो उस सेंस में मतलब देयर इंटरचेंजेबिलिटी रिमाइंड्स मी ऑफ, I wanted to stop saying this, but बोलना ही पड़ेगा, रोनाल्डो, टेवेज, रूनी। वो इंटरचेंजेबिलिटी उस लेवल की है, वो इंटेंसिटी अगर ये लोग ले आए, टैलेंट भी उसी लेवल का है। तो वो इंटेंसिटी को पकड़ना पड़ेगा तीनों को, जिस इंटेंसिटी से रोनाल्डो, रूनी और टेवेज अटैक करते थे। तो वो इनमें है, ये कर सकते हैं, और वो इंटेंसिटी को अचीव करवाना चाहते हैं इनसे। तो इट विल बी अनस्टॉपेबल, क्योंकि ब्रूनो तो दौड़ना देखिए छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आप थोड़ा भी कम दौड़ते तो ब्रूनो आपको क्रॉस करके आगे भाग जाएंगे। तो इट्स बेटर देन ब्रूनो स्कोरिंग गोल एज अ नंबर 9, जैसे उस दिन उन्होंने हेडर ले ही लिया था। मार्शल बॉक्स में घुसे और हेडर ले, वरना बार बार एक्सपोज हो जाएंगे वो ब्रूनो के थ्रू। तो दिस इज अ पुश ऑन हिज बैक, समटाइम्स अ किक ऑन हिज बैक, कि आप अंदर घुसिए। उसी तरह से बोथ ऑफ दीज गाइज आल्सो नीड टू पुश अप
एंड वो चीज इनका स्ट्रेंथ है। वो तीनों इतनी स्पीड से खेल सकते हैं, इतनी इंटेंसिटी से खेल सकते हैं कि इट्स फ्राइटनिंग, मतलब ओपोनेंट के लिए इट्स एब्सोल्युटली फ्राइटनिंग। ये एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन भी कुछ वैसी सेट कर दी इन लोगों ने कि रोनाल्डो, टेवेस, रूनी और अब तो ब्रूनो भी आ गए हैं, तो अब पता नहीं किसका नाम और लेना पड़ेगा इनमें। तो ये बर्बाटॉफ को आप आगे रख दीजिए, मार्शल बर्बाटॉफ की तरह ही खेल रहे हैं, तो अगर रूनी डीप खेलते थे तो उस तरह से वर्कआउट कर सकता है। रूनी आएंगे वैसे ब्रूनो के, आप देखिए अब इफ ब्रूनो स्टेज फिट तो उनसे ज्यादा गोल स्कोरर वो, ही इज एन एक्चुअल गोल स्कोरर। रूनी वाज मोर ऑफ अ फाइटर, तो ब्रूनो विल गिव यू बेटर नंबर्स, तो द नंबर टाइम मतलब and Bruno can come down and create as well. उस सेंस में भी I would say रूनी भी बहुत अच्छे क्रिएटर थे, रूनी भी बहुत अच्छे क्रिएटर थे, वो डीप से भी क्रिएट कर सकते थे, वो आगे से भी क्रिएट करते थे, वो बहुत ज्यादा सेल्फलेस थे। तो ब्रूनो सेल्फलेस होने के बावजूद भी सेल्फिश है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। always need रैक अप करेंगे, मतलब आई थिंक दे आर गोइंग टू बी चैलेंज्ड बाय ओले टू गिव 100 गोल्स पुट टुगेदर। अब वो कोई 30 मारे, कोई 25 मारे, कोई 20 मारे, बट the number should cross 100 from the three of them. कुछ सेल्फिश गोल स्कोरर्स चाहिए भी है टीम में वैसे, मतलब ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो उस दिन जैसे मार्शियल सब्स्टिट्यूट होने नहीं होना चाह रहे थे बिकॉज उन्होंने गोल नहीं स्कोर किया था, वो चीजें अगर आ गई प्लेयर बस आ जाएगा। और जो आपने रैशफोर्ड और मेसन वाली बात बोली, वो ड्रॉप बैक वो ठीक है, बट मुझे द वे आई इन्विजन इट कि अगर मेसन एंड रैशफोर्ड हमारे सबसे एक्साइटिंग गोल थ्रेड बन गए ना, तो प्रॉब्ली हम शायद किसी और ही लेवल पे खेल रहे होंगे। तो अनीक आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू थिंक इज वर्किंग आउट सो वेल? मतलब इज इट द यूथ फैक्टर, इज इट द फैक्ट कि पेस बहुत ज्यादा है, जैसा अर्नब ने भी बोला कि ड्रॉप बैक करके भी दे स्टिल हैव द पेस टू थ्रेटन अगेन मे बी ऑन द काउंटर या बिल्डअप प्ले में भी। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस है कि इतना अच्छा डेवलप हो रहा है? आई थिंक 3-4 पॉइंट है। आई मीन ऑफ कोर्स यंग प्लेयर है, 18 साल के हैं, एंड कुछ काफी सारी एबिलिटीज दिखाई है उन्होंने, जिस पर अगर वो वर्क करते रहे तो ही विल कीप डेवलपिंग ऑन इट। नाउ ये सबका ही कहना है कि ही फॉल्स बैक, ही इज अ गुड कनेक्ट बिटवीन द डिफेंस लाइन एंड द मिडफील्ड लाइन। ही कलेक्ट्स द बॉल एंड देन पासेस ऑन आल्सो, एंड पास होने के बाद भी उनका ऑफ द बॉल भी द पोजीशन अवेयरनेस एंड ऑफ द बॉल रन इज क्वाइट गुड। तो हर बार पास होने के बाद ही रन्स इनसाइड, ग्रैब्स, आई मीन he makes a space and grabs situation जहाँ पे उनको पास मिले, एंड देन अगर आउट ऑफ द बॉक्स, अगर बॉक्स बाहर है तो शूट करने का अगर थोड़ा सा मौका मिलेगा लेफ्ट फुट से कंट्रोल करके वो शूट कर देंगे। एंड जिस दिन डिफेंस का थोड़ा सा वीकनेस दिखा, राइट से भी कर देंगे, वो दिखा चुके हैं वो चीज। तो ऑल दैट एबिलिटी इज क्वाइट एक्साइटिंग। इट्स जस्ट अबाउट he has to keep working on those abilities and he has to find, I mean add थोड़े प्रॉब्लम नहीं, थोड़े negative points सबके होते हैं। He just needs to work on those negative points before people catch up with him, before the other teams catch up with him. So, right. And the thing is, his composure is quite good in that sense. And if he is able to handle the ball against good opponents, which will be a litmus test for him next year, I think. Yeah, even this year, few matches, Europa में few matches, and FA Cup में Chelsea, and then whoever we play would be a decent team we will be playing. So how he keeps on working on those skills will be the key. Plus, correct. He's not afraid to shoot. He's not afraid to really try something new. And pace भी वो manage करते हैं अपना, defender को थकाने के लिए वो slow and pacey एक ही गेम प्ले में कभी स्लो हो जाते हैं, कभी पेसी हो जाते हैं, एंड डिफेंडर थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाते हैं। जैसे अनबैलेंस होते हैं, आई थिंक अनबैलेंस होने के बाद ही जैसे ही राइट फुट पे मौका मिला उन्होंने शूट कर दिया। तो ये मौके और आते रहेंगे। So okay, for all the viewers, please do let us know your opinions on Greenwood, and अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए and do subscribe to our channel and stay tuned. See you soon. Bye bye. See you.